गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी बच्चे, आप सब कैसे हो? आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और घर पर सुरक्षित होंगे। हाँ जी बेटे, हमने जो लास्ट वीडियो के अंदर हमने किया था ऐसे ऐसे के प्रश्न उत्तर और साथ में एक वीडियो क्लिप डाली थी उसी चैप्टर से रिलेटेड, ताकि एक बार आपकी कहानी फिर से दोहराई हो जाए, आपको पता चले कि उस कहानी के अंदर क्या क्या हो रहा है। देन उसके बाद उसके 2 और 3 क्वेश्चन आंसर्स थे जो मैंने आपको अच्छे से करवा दिए हैं। आप सब बच्चे मैंने PDF उसमें क्लासरूम में डाल दी है ऐसे ऐसे के क्वेश्चन आंसर्स की, साथ में कुछ क्वेश्चन आंसर अति लघु भी बनाए हैं, तो आप उनको अपने नोटबुक के ऊपर नीट एंड क्लीन राइटिंग के अंदर कर लेना। आज हम करने जा रहे हैं ग्रामर का चैप्टर। लास्ट जो ग्रामर का चैप्टर किया था वो उसमें हमने उपसर्ग और प्रत्यय किए थे। तो उपसर्ग और प्रत्यय के अंदर हमने किया था, उसका क पार्ट था चैप्टर का शब्द निर्माण। तो शब्द निर्माण का क पार्ट था उपसर्ग और प्रत्यय, और ख हम करने जा रहे हैं समास। समास किसे कहते हैं? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि समास होता क्या है। यहाँ पे मैंने आपको लिखा है ख पार्ट समास। जैसे मैंने बोला माता पिता, घुड़सवार, विद्यालय, दशानन। अब ये वर्ड तो संक्षिप्त है जिनको मैंने एक ही बार में बोल दिया, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे व्याकरणिक शब्द भी छिपे हुए हैं। मैं बताती हूँ आपको कैसे, कि जैसे माता पिता, इसके अंदर मैंने योजक चिन्ह लगा दिया है, लेकिन इसको हम वैसे लिखने में कैसे लिखते हैं? माता और पिता। घुड़सवार, घोड़े पर जो सवार, उसे हम घुड़सवार कहते हैं। विद्यालय, विद्यालय विद्या का आलय, जहाँ पर विद्या करवाई जाती है। दशानन, दशानन हम रावण को कहते हैं जिसके 10 सिर होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं 10 है आनंद जिसके, दशानन। तो हम इनको इस तरीके से नहीं बोलते हैं कि घोड़े पर जो सवार है, माता और पिता, 10 है सिर जिसके, हम ऐसे नहीं बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? दशानन। हम बोलते हैं विद्यालय, हम बोलते हैं घुड़सवार, हम बोलते हैं माता पिता। कभी भी हम माता और पिता बीच में और नहीं लाते। इसके अंदर जो मैंने बोले हैं ये व्याकरणिक शब्द होते हैं जो कि इसके अंदर छिपे हुए हैं, लेकिन जब इनको हम सांसिक पदों के अंदर चेंज करते हैं तो ये अपना ये वाला रूप ले लेते हैं। माता पिता, घुड़सवार, विद्यालय और दशानन। उसके बाद हम बात करते हैं कि समास का अर्थ क्या होता है। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करने की विधि। किसी भी शब्द को संक्षिप्त करना, संक्षेप में लिखना। तो यहाँ पे सामसिक शब्दों के द्वारा भाषा में संक्षिप्तता आती है। अब अगर मैंने दशानन की बात करनी हो तो मैं ऐसे तो ना लिखूंगी 10 है आनंद जिसके, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ नहीं। या राम ने रावण को मारा, राम ने दशानन को मारा, राम ने उसको मारा 10 है सिर जिसके, तो ये गलत है। तो उसको संक्षिप्त करने के लिए समास का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ मैं कहना चाह रही हूँ कि सामसिक शब्दों के द्वारा, सामसिक शब्द कौन से होते हैं? जिनको हम समास रूप दे देते हैं, जिनको हम समस्त पद के अंदर कर देते हैं। तो सामसिक शब्दों के द्वारा भाषा में संक्षिप्तता आती है, शैली में उत्कृष्टता और सटीकता आती है। एक उदाहरण और लेना चाहूंगी। जैसे हमने बोला कि राजा का पुत्र, राजा का पुत्र कहने की बजाय अगर मैं उसके स्थान पर राजपुत्र कहूंगी तो वो बेहतर होगा, ज्यादा अच्छा लगेगा। तो राजपुत्र क्या हो गया? उसका समस्त पद हो गया, उसका समास किया हुआ शब्द हो गया। अब हम बात करते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। समास की परिभाषा है कि परस्पर संबंध रखने वाले, परस्पर संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक शब्दों, अधिक पदों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे हम समास कहते हैं। यहाँ मैंने लिख रखी है बच्चे कि परस्पर संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक पदों के मेल से नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। 2 या 2 से परस्पर संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक पदों के द्वारा जो नया शब्द बनाने की प्रक्रिया होती है उसे हम समास कहते हैं। अब हम बात करेंगे समास के भेद।
समास के भेद कितने होते हैं? समास के बच्चे 6 भेद होते हैं। सबसे पहला है अव्ययी भाव, सबसे पहला है अव्ययी भाव, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्विगु समास, चौथा है कर्मधारय समास, पांचवा है द्वंद्व समास और छठा है बहुव्रीहि समास। तो ये हमारे इसके 6 भेद हैं समास के। अब मैं इनको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले आपको बताऊंगी कि अव्ययी भाव समास क्या होता है। एक बार फिर इस पे नजर मार लो कि समास क्या है। समास का अर्थ है संक्षेप। सामसिक शब्दों के द्वारा भाषा में संक्षिप्तता आती है, शैली में उत्कृष्टता आती है और सटीकता आती है। तो इसके लिए उदाहरण मैंने राजपुत्र का लिया है कि राजा का पुत्र राजपुत्र ही कहलाएगा। उसके बाद मैंने इसकी परिभाषा के बारे में बताया है कि परस्पर संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक पदों के मेल से जो नया शब्द बनाने की प्रक्रिया होती है उसे हम समास कहते हैं। तो समास के भेद 6 मैंने बता दिए हैं आपको। पहला मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। हाँ जी बच्चे, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास मैंने इसके 6 भेदों के बारे में बताया है। तो सबसे पहला जो भाग है वो अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास क्या होता है? सबसे पहले हमें इसकी परिभाषा पता होनी चाहिए। जिस समास का पहला पद प्रधान हो, जिस समास का पहला पद प्रधान तथा अव्यय होता है तथा और समस्त पद का कार्य भी करता है, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब पहला पद कौन सा होता है और दूसरा पद कौन सा होता है? पहले पद को हम, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है यथा विधि, यथा विधि के अंदर, या इसके अंदर इन्होंने एग्जाम्पल किया है यथा मति। मति होती है अकल के अनुसार, मति के अनुसार। यथा का मतलब होता है के अनुसार और मति अकल, और यथा विधि, विधि के अनुसार भी किस तरीके से किस ढंग से काम किया जा रहा है, यथा विधि। तो यहाँ पे जो यथा है वो समास का पहला पद है और जो विधि है वो उसका दूसरा पद है। इसको हम उत्तर पद और पूर्व पद भी कहते हैं। लेकिन अव्ययी भाव के अंदर जिस समास का पहला पद प्रधान तथा अव्यय होता है, पहला पद क्या है? यथा, यथा विधि। यथा का अर्थ होता है के अनुसार, किस विधि के अनुसार काम हुआ है। तो जब मैं अगर यथा नहीं लगाऊंगी तो ये इसका अर्थ ही चेंज हो जाएगा। अगर मैं यथा विधि बोल रही हूँ तो यथा विधि का मतलब विधि के अनुसार। तो इस समास के अंदर लिंग, वचन, कारक, पुरुष में परिवर्तन नहीं होता है। अव्ययी भाव समास के अंदर क्या होता है? लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता। ये सेम है यथा विधि, विधि के अनुसार। आमरण, मरने तक। निर्भय, बिना भय के। निर्भय, निर का मतलब के बिना, भय के बिना, बिना भय के। तो अगर नी नहीं लगाऊंगी, इसका पहला पद प्रधान है, तो हमें भय अकेले का अर्थ क्या होता है? डर। लेकिन बिना डर के, वो नी लगाने पे हमें समझ आता है कि बिना भय के। इसी से ही पता चलता है कि इसका पहला पद प्रधान होता है। अब हम बात करते हैं बच्चे तत्पुरुष समास, जो कि इसका दूसरा भेद है। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास होता क्या है? तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है। उत्तर पद कौन सा होता है? उत्तर पद दूसरा पद, उत्तर पद दूसरा पद। और जो पूर्व पद होता है, पूर्व पद का मतलब पहला पद। ध्यान से इसको सुनेंगे आप कि इसके अंदर तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद कौन सा होता है? दूसरा पद। और पूर्व पद गौण होता है, और पूर्व कौन? पहला पद। तो इसका जो तत्पुरुष समास की बनावट में समस्त पदों के बीच में जो कारक चिन्ह होते हैं, का, के, की, से, के लिए, में, पर, ये सभी लोप हो जाते हैं। कैसे? जैसे कि मैंने लिया राजपुत्र, राजपुत्र। वैसे ही अगर इसका विग्रह किया जाए तो ये क्या बनेगा? राजा का पुत्र। तो इसी तरीके से रसोई घर, रसोई के लिए घर।
तो जो के लिए है वो इसके अंदर से हट गया है। ये क्या है, के लिए क्या है, राजा का, पुत्र का क्या है, ये सभी कारक चिन्ह है, ये लोप हो जाते हैं इसके अंदर। हम उसको संक्षिप्त करके उस शब्द को बताते हैं। तो अब तत्पुरुष समास का अर्थ क्या है, जिसके अंदर दूसरा पद प्रधान होता है और पहला पद जिसके अंदर गौण हो जाता है, गौण का मतलब लोप हो जाता है, उसको हम तत्पुरुष समास कहते हैं। और तत्पुरुष समास सारे के सारे कारक चिन्ह पे डिपेंड करते हैं। बच्चे आपने कारक पढ़े होंगे और पहले भी क्लासेस में पढ़े होंगे और अब भी मैंने पढ़ाई है। कारक का एक टेबल होता है, कर्ता ने, कर्म को, करण से, अधिकरण में, पर, संबंध का, के, की, संबोधन, हे, रे, अरे। तो ये सारे क्या होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। तो इनके साथ इनके चिन्ह दिए गए होते हैं। तो जो कर्ता है, कर्ता ने, तो उसके साथ ने लगता है, कर्म को, करण से। तो इस तरीके से आपको कारक के चिन्ह अगर लर्न होंगे तो आप इसको बहुत इजीली समास कर सकते हो। तीसरा है इसका कर्मधारय समास। 2 हमने कर लिए हैं, कौन कौन से, अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास। अब हम करने जा रहे हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास के अंदर जहां विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध हो वहां कर्मधारय समास होता है। जहां विशेषण के साथ विशेष्य या उपमेय के साथ उपमान का संबंध हो आपस में, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। जिसमें किसी वस्तु की उपमा दी जाए, जिसमें किसी वस्तु की उपमा दी जाए उसे उपमान, और जिसकी उपमा की जाए उसे उपमेय कहा जाता है। अब आप ये कहोगे कि विशेषण और विशेष्य मैंने आपको पहले बता रखा है कि विशेषण क्या होता है, किसी चीज की खासियत बताना, और विशेष्य क्या होता है, जिसकी खासियत बताई जाती है, जिसके बारे में। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, तो तेज कौन दौड़ रहा है, घोड़ा, तो विशेष्य क्या हो गया, घोड़ा हो गया, और विशेषण क्या हो गया, तेज दौड़ना, तेज दौड़ता है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे उपमेय और उपमान की बात की है। तो जिसकी उपमा की जाती है, जिसकी उपमा, जब किसी वस्तु की उपमा दी जाए, किसी वस्तु की उपमा दी जाए वो उपमान, और किसी की उपमा की जाए, किसी वस्तु की उपमा की जाए वो उपमेय होता है। तो समस्त पद के अंदर महादेव, इसका जो एग्जाम्पल है कर्मधारय का, महादेव, महादेव का मतलब महान है जो देव। और कर्मधारय का एक और एग्जाम्पल, जो छोटी सी ट्रिक है इसको समझने की, वो क्या है, इसके अंदर जो, जिसके यूज होता है। 10 दशानन, 10 है सिर जिसके, तो वो दशानन है। तो इसी तरीके से यहाँ पे मैंने बात की है कर्मधारय की, महादेव, महान है जो देव। नील कमल, नीला है जो कमल, जो जिसके में यूज हो रहा है वो कर्मधारय समास है, क्योंकि इसके अंदर जिसकी उपमा दी जाए, कहने का अर्थ यहाँ पे देव की उपमा दी गई है तो वो क्या है, उपमान है। और उसकी उपमा की जाए, किस तरीके से कर रखी है, महान के रूप में, तो वो क्या है, वो उपमेय है। तो इस तरीके से आपको समझना होगा विशेषण विशेष्य। विशेषण क्या है, विशेषण जिसके बारे में महान, और विशेष्य क्या है, देव, महादेव, महान है जो देव, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कर्मधारय समास है। अब हम आगे इसका जो नेक्स्ट करने जा रहे हैं 4th पार्ट, वो है द्विगु समास। हाँ जी बच्चे, अब हम करेंगे 4th पार्ट, इसका 4th पार्ट है द्विगु समास। पहले जो हमने 3 किए हैं अव्ययी भाव समास, सेकंड हमने किया था तत्पुरुष समास, और तीसरा हमने इसका पार्ट किया था कर्मधारय समास। अब हम इसका 4th पार्ट करने जा रहे हैं। 4th पार्ट है द्विगु समास। द्विगु समास का अर्थ होता है कि जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची हो। संख्या का मतलब 2, 4, 5, 6, 7, 9, तो ये आए उसके स्टार्टिंग में, तो पूर्व पद हो गया वो। जो पूर्व पद संख्यावाची हो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है, मैंने दिया शताब्दी। शताब्दी क्या है, 100 वर्षों का समूह, तो वो शताब्दी है। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह,
पंचवटी, 5 वृक्षों का समूह। यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिए हैं चौराहा, 4 रास्ते जहां मिलते हो, जहां 4 रास्ते मिलते हो। 4 क्या है? संख्या है। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह नवग्रह कहते हैं। हम ऐसे नहीं कहते 9 ग्रहों का समूह है, हम कहते हैं वहां नवग्रह है। पंजाब, पंजाब को हम पंजाब कहते हैं, लेकिन पंजाब का जब अर्थ निकाला जाए तो 5 आबों का समूह। 5 आब क्या है? आब का अर्थ होता है नदियां। 5 नदियों का समूह, जहां 5 नदियों का संगम होता है वो पंजाब है। उसके बाद पंचवटी, पंचवटी 5 वृक्षों का, वटी क्या है? वृक्ष। जहां 5 वृक्ष इकट्ठे मिले हों, वो इकट्ठे एक ही जगह पे उगाए गए हों, तो उसको हम पंचवटी के नाम से जानते हैं। तो इसके जो पहले पहले शब्द है बच्चे, चौ, 4, नव, 9, पंच, 5 आबों का समूह पंच, पंचवटी, पंच, ये भी एक तरह की संख्या ही है। तो ये सारे क्या है? संख्यावाची के बारे में हमें बता रहे हैं। जिस समास का पूर्व पद, पूर्व पद का मतलब पहला पद संख्यावाची हो, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। तो इसके अंदर हमें ये क्या दिया गया है? समस्त पद। ये सारे क्या है? समस्त पद। अब मैं आपको इसका विग्रह करके बताऊंगी। इसको हम लिखेंगे कैसे? जैसे मैंने यहाँ लिख दिया समस्त पद, समस्त पद, और यहाँ पे विग्रह है। विग्रह का मतलब उसको अलग करना। समास का विग्रह करना भी पेपर के अंदर आ जाता है, और समास का विग्रह किया होता है तो उसका समस्त पद बनाना भी पेपर में आता है। तो यहाँ समस्त पद ये मैंने आपको दे दिया चौराहा, चौराहा। अब यहाँ मैंने समस्त पद क्या बना दिया? चौराहा। अगर मैं इसको बोलूं कि आप बच्चे इसका विग्रह करो, तो आप यहाँ क्या लिखोगे? जहां 4 रास्ते मिलते हैं, जहां 4 रास्ते मिलते हो। मिलते हो। दूसरा नवग्रह, दूसरा मैं यहाँ लिखूंगी नवग्रह। नव का मतलब 9, तो यहाँ मैं लिखूंगी इसका विग्रह करना होगा तो मैं लिखूंगी 9 ग्रहों का समूह, 9 ग्रहों का समूह। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इनसे हमें ये पता चल रहा है कि इसके जो पहले शब्द हैं, इसका जो पूर्व पद है वो संख्यावाची है। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चे 5वां इसका भाग क्या है। इसका 5वां जो पार्ट है, यहाँ मैंने लिखा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है? जिस समास के अंदर दोनों ही पद प्रधान होते हैं। ये नहीं है कि पहला पद प्रधान हो या दूसरा पद प्रधान हो, पहला गौण हो जाता है या कई बार दूसरा गौण हो जाता है, लेकिन इसके अंदर दोनों पद प्रधान हो, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। इसके अंदर जो समुच्चय बोधक शब्द होते हैं या इनको जोड़ने वाले जितने भी शब्द होते हैं, उन सबका लोप हो जाता है। कैसे? जैसे कि इसके एग्जाम्पल में मैंने लिया है कि माता पिता, राम लक्ष्मण, कर्ण अर्जुन, रात दिन, भाई बहन, तो ये इसके एग्जाम्पल है। लेकिन जब हम इनको समुच्चय बोधक के साथ लिखेंगे या इनको जोड़ने वाले शब्दों के साथ, हाँ जी बच्चे, समुच्चय बोधक शब्दों का लोप हो जाता है। जैसे माता पिता, राम लक्ष्मण, भीम अर्जुन और संत साधु संत। तो ये जो है द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जिस समास के अंदर दोनों पद प्रधान होते हैं और जिसके अंदर इनको जोड़ने वाले शब्द और समुच्चय बोधक का लोप हो जाए, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। समुच्चय बोधक शब्द इनको जोड़ने वाले, लाइक मैंने बोला माता पिता, माता और पिता, राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, साधु संत, साधु और संत। तो ये बहुत सारे शब्दों के अंदर लगते हैं। जैसे लिंग में भी ये यूज होता है और विलोम शब्द के अंदर भी ये मोस्टली यूज होते हैं। तो इसके अंदर जैसे रात और दिन, ये क्या हो गया? विलोम शब्द। और माता और पिता, भाई बहन, ये क्या हो गए? लिंग बदलो शब्द हो गए। तो इनके अंदर जो जोड़ने वाले और शब्द है वो हटके उसके अंदर योजक चिन्ह लग जाता है, तो इसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। आगे हम जो पढ़ने जा रहे हैं, इसका जो छठा जो भेद है वो है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या होता है? जिस समास के अंदर दोनों पद प्रधान, जिस समास के अंदर दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं।
जिस समास के अंदर दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे कि पीताम्बर और गिरिधर दशानन। पीताम्बर क्या होता है? जो पीले कपड़े पहनता है। तो पीले कपड़े कौन पहनता है? कृष्ण भगवान। तो ये तीसरे की ओर संकेत कर रहा है। दशानन, 10 है सिर जिसके। तो 10 है सिर जिसके, तो वो कौन है? रावण। और इसका एक एग्जाम्पल और लेना चाहूंगी, लंबोदर। लंबोदर क्या होता है? लंबा है उदर जिसका। किसका लंबा उदर है? उदर होता है पेट। तो वो किसका पेट ज्यादा बड़ा है? किस भगवान का? गणेश जी का। तो ये तीसरा जो संकेत कर रहे हैं वो कौन है? वो गणेश जी हैं। एक मैंने एग्जाम्पल इसके अंदर और लिया है, गिरिधर। गिरिधर क्या होता है? जो गिरि को धारण करने वाले। गिरि क्या है? पर्वत। जो पर्वत को धारण करे वो कौन से भगवान है? कृष्ण भगवान। तो तीसरे किसकी ओर संकेत किया? कृष्ण भगवान की ओर संकेत कर रहे हैं। बहुव्रीहि समास का जो परिभाषा है वो इन तीनों को फॉलो कर रही है। इसके और भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं तो आपकी बुक के अंदर, तो आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे और इनके एग्जाम्पल को देखेंगे कि इसके एग्जाम्पल और कौन कौन से बन सकते हैं। इसके रिगार्डिंग जो मैं वर्कशीट डालूंगी आप वो भी अच्छे से करोगे। पीताम्बर, गिरिधर, दशानन, लंबोदर और भी एग्जाम्पल हैं। और एक बात और बताना चाहूंगी कि बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास दोनों में समानता है। तो इनको लेके कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैं इन दोनों के बारे में अभी आपको डिफरेंस बताने जा रही हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या है। हालांकि इनकी ट्रिक आपको समझ आनी चाहिए कि ये ट्रिक किस टाइप से हम इसको समझते हैं, किस टाइप से हमें पता चलेगा कि कर्मधारय कौन सा समास है और बहुव्रीहि समास कौन सा है, क्योंकि दोनों के एग्जाम्पल भी सेम हो सकते हैं। दशानन का एग्जाम्पल मैंने कर्मधारय समास के अंदर भी लिया है और दशानन का एग्जाम्पल मैंने बहुव्रीहि समास के अंदर भी लिया है। तो मैं अभी आपको इसका डिफरेंस बताऊंगी। हाँ जी बच्चे, हमने 6 भेद कर लिए हैं। अब हम करेंगे कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर, जो कि थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। और बहुव्रीहि और द्विगु समास के अंदर भी दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, जो कि मैं अभी आपको बता रही हूँ। सबसे पहले कर्मधारय और बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास और कर्मधारय मोस्टली एक जैसे लगते हैं, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल भी सेम लिया था। यहाँ कमल नयन का मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ। कमल के समान नयन, कमल के समान नयन, कमल के जैसे नयन। मैंने जैसे, जिसका, जिसके यूज करेंगे तो उसको मैंने कर्मधारय बोला था। तो कमल के समान नयन, कमल के जैसे नयन, ये कर्मधारय है। अगर मैं बहुव्रीहि के अंदर लेती हूँ कमल नयन, कमल के समान नयन है जिसके, वो कौन है? अब उसके बदले में हम तीसरा संकेत लेकर आएंगे, वो है विष्णु भगवान। तो यहाँ पे वो क्या हो गया? बहुव्रीहि समास। तो ये सारा क्या है? कमल नयन का एग्जाम्पल लेके मैंने दोनों का डिफरेंस बताया है कि कमल के समान नयन ये तो कर्मधारय है, कमल जैसे नयन वाली ये कर्मधारय है। लेकिन कमल जैसे नयन है जिसके, वो तीसरा कौन? वो विष्णु भगवान। तो वो बहुव्रीहि समास हो गया, तीसरे की ओर संकेत किया है उसने। उसके बाद हम बात करते हैं बहुव्रीहि और द्विगु समास में अंतर। बहुव्रीहि और द्विगु समास में क्या अंतर है? यहाँ पे मैंने लिया है, आप यहाँ एग्जाम्पल मैंने लिया है तिरंगा। तिरंगा 3 रंगों का समाहार। 3 क्या है? संख्यावाची बता रहा है, इसका पूर्व पद संख्यावाची है, तो ये द्विगु है। और अगर मैं इसको बहुव्रीहि में लेके जाऊं तो 3 रंगों का समाहार। किसमें? 3 तिरंगा। तिरंगा हम किसको कहते हैं? जिसमें 3 रंग होते हैं। 3 रंग किसमें है? तीसरा किसकी ओर संकेत कर रहा है? भारत का राष्ट्रीय ध्वज, झंडा। तो उसको, उसकी ओर संकेत कर रहे हैं, तो वो क्या है? बहुव्रीहि समास है। इस तरीके से पंजाब, अगर मैं बोलूं कि 5 नदियों का समूह, अगर मैं 5 शब्द ले रही हूँ, वो संख्यावाची है, उसको हम द्विगु समास के अंदर लेंगे। और अगर 5 नदियों का समूह कौन है? कहाँ 5 नदियों का समूह होता है? पंजाब में। तो पंजाब क्या हो गया? बहुव्रीहि समास। ये तीसरे की ओर संकेत कर रहा है, तो उसे हम ये बहुव्रीहि और द्विगु समास के अंदर जो भी अंतर है दोनों के अंदर, थोड़ा बहुत वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि इनके अंदर क्या अंतर है। तो हाँ जी बच्चे, हमारा जो समास का चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका बुक वर्क करेंगे। आप सब बच्चे इन सबको अच्छे से कर लेना
और लाइव क्लास के अंदर भी मैं आपसे इनके बारे में पूछूंगी। कोई फिर भी इसके रिगार्डिंग कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप मेरे से इसके बारे में पूछ सकते हो। धन्यवाद।